गाइस कोई डाउट है इसके अलावा? अब तक जो करा है ब्लड के बारे में हम एक बार बाद में बात करेंगे। एक बार ब्लड का जितना भी सेक्शन हम बाद में बात करें, ब्लड को छोड़ दो, ए बी वो सब छोड़ दो, इसके बारे में बाद में बात करें। इसके अलावा कुछ? पिंकी क्या कर रहे हो? उठ के आगे आ जाओ, दोनों लोग उठ के आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ उठ के। किसी का कोई और डाउट है? करें स्टार्ट। ठीक है, पहली बीमारी लिखो दो। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पता है आप लोगों को? पहली बीमारी लिखो गोनेरिया। फर्स्ट बीमारी जो आप भी आ जाओ, सपना आ गया, इधर आ जाओ। नॉन कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल डिजीज की बात, हाँ कम्युनिकेबल डिजीज किसके कैटेगराइजेशन है? कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलने वाली बीमारी गोनेरिया। ठीक है, एक चीज देखो, एक पूरी कैटेगराइजेशन होता है एसटीआई की। पूरा कैटेगराइजेशन किसका है? एसटीआई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। या इन्फेक्शन बोल लो, एसटीआई इन्फेक्शन। ठीक है, कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके अगर आप कॉन्टेक्ट में आओगे फिजिकल रिलेशन, सेक्सुअल एक्टिविटीज के दौरान में, देन इट कैन हैपन टू अनदर पर्सन। ठीक है, ऐसी बीमारी को बोलते हैं एसटीआई। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखो, कुछ बीमारियां होती है यूटीआई। ठीक है, यूटीआई को बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन। ठीक, ये ध्यान रखना है कि एसटीआई भी एक पर्सन ए से दूसरे पर्सन में फैल सकती है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स और समथिंग लाइक। ठीक है, और यूटीआई भी क्या? यूटीआई बेसिकली एक पर्सन में होगी, और ये क्या? ये भी ए पर्सन से बी पर्सन में फैल सकती है। बात ये है कि भाई यूटीआई जो है, आपको यूरेथ्रा पता है? यूरेथ्रिया पता है? जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूं। एक तो होता है यूट्रस। यूट्रस जो होगा वो मेरा एक ऐसा पार्ट होता है, इट्स अ फीमेल सेक्स ऑर्गन। यूट्रस में क्या होता है? यूट्रस में वहां पे वूम और बेबी का सारा सेक्शन होगा, दैट इज यूट्रस। यूरेथ्रा वो जगह होती है जहां पे आपका ब्लड से फिल्टर होके क्या है, आपका पेशाब वगैरह यूरिन आता है, जहां पे स्टोर होता है। ठीक है, और फिर बाद में यूरिन पास थ्रू। ध्यान रखना है, यूट्रस अलग चीज है, यूरेथ्रा अलग चीज है।
जो आपके यूटीआईज है ना, यूटीआईज मोस्टली इससे रिलेटेड होते होगा क्या, आपके पास इस शेप में होगा। देखो मैं आपको दिखा भी देता हूं, एक फोटो देखो पहले, थोड़ा और बेटर समझ में आएगा। सेकंड, होल्ड ऑन होल्ड ऑन। ये सेक्शन है, किडनीज क्या करेंगी, किडनीज आपके फिल्टर आउट करेंगी, एंड देन किडनी से वो फिल्टर आउट जो यूरिन वगैरह वो यहां स्टोर हो जाए। और ये इट कैन फाउंड इन बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है, बोथ मेल एंड फीमेल। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, सब लोग कहां से सांस लेते हैं, लंग्स के थ्रू सांस लेंगे, ठीक है, और फिर आपकी बॉडी में क्या है, हवा मतलब जाती है। आपने एक बात नोटिस करना, जब भी हाफने की जब कंडीशन होती है, बहुत देर तक भाग लेते हैं, ठीक है, डायफ्राम समझते हो, वो भी देख लो डायफ्राम। देखो आपके लंग्स है, दिखाई दे इधर लंग्स है, ठीक है, लंग्स के ऊपर, लंग्स को बचाने के लिए आपकी क्या है, रिब्स है, पसलियां जिनको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। पसलियां क्या है, एक पसलियों का काम क्या है, आपके सॉफ्ट ऑर्गन्स को बचाना है, फॉर एग्जांपल आपके फेफड़ों को, आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। अब देखो ये जो है दिस इज आपका एब्डोमेन, ठीक है, और एब्डोमेन से एक ऊपर होता है एरिया दैट इज डायफ्राम। ये आपके लंग्स हो गए, फेफड़े, और एब्डोमेन के और डायफ्राम के बीच में, ठीक है, जो यहां आप देखोगे एग्जैक्टली ये आपकी पसलियां हैं, इधर ऐसे पसलियों के इनके जस्ट नीचे यहाँ पे डायफ्राम, ठीक है। जब आप बहुत ब्रीदिंग करते हो तो डायफ्राम आपका क्या है, हवा दो फूलता। वैसे तो हवा लंग्स में जाती है, लेकिन एक चीज आपने एक और नोटिस करना, जो मैं बात बताने की बात कर रहा था वो ये थी कि अगर बहुत तेज रनिंग करते हो आप, ठीक है, तो आप ये बात नोटिस करना कि जब लड़के सांस लेते हैं तो उनके पेट का हिस्सा फूलता है, और लड़कियां लेती हैं तो चेस्ट या ब्रेस्ट का हिस्सा फूलता है। व्हाई? बिकॉज एक ऑर्गन एक्स्ट्रा होता है वुमेन्स में, दैट इज योर यूट्रस। यूट्रस हो गया, वूम हो गया, ओरिस, मेल में ये नहीं होता, क्योंकि मेल का जो मोस्ट ऑफ द जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो बॉडी के बाहर होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द परसेंटेज। वुमेन्स का क्या होता है, इनसाइड द बॉडी। तो जो एरिया है मेरा, जो स्टमक का है, जो मेरा पेल्विस रीजन है, पेल्विस रीजन समझते हो, पेल्विस बोन, फीमर बोन, ये भी देख लो, ये भी काम की चीज है। देखो आपके शरीर में सबसे बड़ी बोन होती है फीमर बोन, ठीक है, और ये वाली बोन आपके यहां पे मिलेगी, ये जो है ये वाली जो रेड दिखाई दे, दिस इज माय फीमर। इंसान में सबसे, और सबसे छोटी वाली बोन कौन सी होती है, स्टेपीज। कहां मिलेगी, आपके कान के, ठीक है, चलो इतना तो पता है वैसा, ठीक, गुड। ये मेरा जो रीजन है, दिस इज माय पेल्विस रीजन, और इसी में क्या आती है, क्यों इसको पेल्विस रीजन बोलते हैं, बिकॉज दिस इज द पेल्विस बोन। पेल्विस बोन ये देख लो, यहाँ पे जो है ये वाली बोन, इससे ऊपर जो है बोन होगी, ये वाली जो बोन है, दिस इज माय पेल्विस बोन, ठीक है। तो पेल्विस बोन के एरिया भी रिकॉर्ड करता है, और पेल्विस बोन के बीच में क्या है, आपकी वुमेन की अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करो तो आपके पास यूट्रस वगैरह है, वोम है, ओरिज है, वो सब, ठीक है। अब देखो एक चीज जो मेरे यूरेथ्रा की थी, ये मेरा ब्लैडर है, यूरेथ्रा ब्लैडर, और यहां के बाद में देखो दिस इज माय यूट्रस, सॉरी यूरेथ्रा, यूरेथ्रा दिखा रखा है, एक मिनट, और एक कहा, अब यहां से आगे जब भी जाएगा मेरा यूरिन, जब बॉडी से बाहर जाएगा, मेरा यूरिन क्या करेगा, बॉडी से, ओके ये इसमें नहीं है, एक सेकेंड, मेरा यूरिन जब बॉडी से बाहर जाएगा तो किसकी तरफ जाएगा, यूरिनरी ट्रैक्स के, ठीक है, नलियां होंगी, दोनों नलियों के थ्रू बाद में मेरे आगे आ जाओगा, पीछे नहीं बैठना, ठीक है। कई बार क्या होता है, अब देखो देयर आर मल्टीपल रीजंस, पहले मैं यूटीआई की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, यूटीआई। आप एक बात नोटिस करोगे कि अगर मैं यूटीआई की बात करता हूं, कई बहुत सारे रीजन है यूटीआई होने के।
वुमेन में एक बहुत बड़ा रीजन या फिर मैन में बहुत बड़ा रीजन है डिहाइड्रेशन। बहुत बड़ा रीजन क्या है? डिहाइड्रेशन। अगर आप बहुत कम पानी पीते हो तो क्या है, आपके जो वेस्ट फ्लूइड्स है या फिर जो भी आपकी बॉडी से वेस्ट निकले हैं, जो भी आपके सोल्ट्स वगैरह है, जो आपकी बॉडी वो क्या करता है, फिल्टर आपके किडनी जिन्होंने फिल्टर की है वो क्या होते हैं, वो अक्यूमुलेट हो जाते हैं आपके। और अक्यूमुलेट होने के बाद में अब जैसे अगर वो पानी के साथ रहेंगे तो वॉश आउट हो जाएंगे, फ्लश आउट हो जाएंगे, लेकिन अगर आप पानी कम पियोगे तो क्या वहां पे वो स्टोर रहते। और सोल्ट्स वगैरह क्या करते हैं, बहुत बार दिक्कत कर देते। इसलिए बहुत बार क्या होता है कि आपको यूरिनेशन करते टाइम आपको बर्निंग सेंसेशन भी होती है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बहुत सारी बीमारियों में यूटीआई भी हो सकती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और दूसरा क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन होगी आपके ब्लैडर से, जब यूरिन आएगा कहां, नीचे तो उनमें। ठीक है, ब्लैडर में स्टोर होगा यूरिन वगैरह, एंड देन यूरिन आएगा तो वहां पे इन्फेक्शन की इन हिस्से को इफेक्ट करेगी। या फिर आपका जो टिप है जहां से आप यूरिन एक्सक्रीट करते हैं, या फिर आपको वहां पे बर्निंग सेंसेशन फील हो सकता है। दीज काइंड्स ऑफ थिंग आर द यूटीआईज। और इसका वन ऑफ द रीजन क्या है? वन ऑफ द रीजन ये है कि डिहाइड्रेशन। दूसरा क्या है? दूसरा फूड का भी हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं ऐसे कांटेक्ट में आए हो, ठीक है, अनहाइजीन, कि आप साफ सफाई का या फिर वैसी चीजों का ध्यान रख रहे हो, अनहाइजीन बहुत हो सकता है। तीसरा रीजन है एसटीआई भी क्या कॉज कर सकते हैं, यूटीआई। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी क्या कर सकते हैं, यूटीआई। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको यूटीआई हो रखा है और आप उसके कांटेक्ट में आते हो, फिजिकल रिलेशन में उसके साथ में आते हो, देन व्हाट विल हैपन, आपको भी यूटीआई हो सकता है। ठीक है, यूटीआई का इलाज 90% यूटीआईज 90% यूटीआईज आपको एंटीबायोटिक से ठीक हो जाती है, एंटीबायोटिक से ठीक हो। ठीक है, अगर आप नॉर्मल एंटीबायोटिक्स खाओगे तो आपका क्या 90% हो जाएंगे। 10% के केसेस में अगर कोई मामला सीवियर हो गया है तो उस कंडीशन में थोड़ा क्या है, आपको चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब देखो एक चीज सुनो, पहले ये सब करने से पहले एक चीज सुनो, फर्स्ट लाइन ऑफ डोज या फिर फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिसिन बोल लो इसको, लिख लो। ये मेरे पास है सेकंड लाइन ऑफ डोज या फिर मेडिसिन। अब ये क्या पंगा है, बहुत बार क्या होता है कि जब मैं दवाइयां लेता हूं तो मुझे क्या होता है, दवाइयां से असर नहीं होता है। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझे सिंपल दवाई लिख दी, एंटीबायोटिक्स दी है, मुझे उनसे असर नहीं हुआ, फिर डॉक्टर ने क्या किया, मुझे हाई डोज लिख दी, दैट इज माय सेकंड लाइन ऑफ। ठीक है, अब एक बहुत फेमस दवाई, मैं इससे अलग थोड़ी सी एक चीज बता रहा हूं, फर्स्ट लाइन उस पर जाता। मेरे पास एक दवा है मेफ्टाल, आ जाओ, मेफ्टाल, समझ रहे हो? सबको, सब गर्ल्स को पता होगा, अगर आप जाते हो डॉक्टर के पास में पेट दर्द के लिए, ठीक है, आपके टमी एक के लिए जाते हो, या फिर आपको मेंस्ट्रुएशन पेन है, तब भी डॉक्टर क्या करता है, आपको मेफ्टाल रिकमेंड करता। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, गवर्नमेंट ने इस पे बैन लगा रखा कि 100 mg से ऊपर की मेफ्टाल अगर होगी तो आप उसके ऊपर बैन। व्हाई इट इज बैन? देखो, पहली बात, मेफ्टाल फर्स्ट लाइन ऑफ डोज नहीं है, मेफ्टाल क्या है, सेकंड लाइन ऑफ डोज। अगर आप पहली बारी में ही किसी पेशेंट को सेकंड लाइन की डोज दे रहे हो तो सीधी सी बात है, अगली बार उसको पेन होगा तो सेकंड लाइन में। सर ये कैसे है कि दोबारा दे देंगे तो कैसे नहीं होगा? अब इस चीज को समझने के लिए एक बात और समझो, यहां तक जो बात बोली वो कनेक्ट कर पा रहे हो? ठीक है, एक आगे बात सुनो मेरी, अभी देखो कनेक्ट करोगे सही से, बढ़िया। देखो, मान लो मेरे पास व्हाइट वाला है क्या, व्हाइट वाला, मान लो मेरे पास कोई एक बैक्टीरिया है इस रंग का, ठीक है, ये मत कहना सर ये डीएनए है, ठीक है, अब ये डीएनए जैसा नहीं लगे तो
ये है मेरा, और इसको मारने के लिए मेरे पास ये वाली दवा है। अभी सिंपल बात है, ये मेरा क्या है, पैथोजन है भाई। ये मेरा क्या है, पैथोजन है। अब ये पैथोजन तो क्या करेगा, मेरी बॉडी में एंट्री करेगा। कल तक क्या बात बताई, कल तक मैंने एक बात बताई थी कि अगर मेरी बॉडी में एंटर करेगा, एंटर करने के बाद मेरी बॉडी में जाएगा, मेरी बॉडी की इम्यूनिटी क्या करेगी, इसके अगेंस्ट में फाइट करेगी। ठीक है, अगर उसको उसके बारे में पता होगा तो फाइट करके क्या कर सकती है, इसको हरा सकती है। वरना अगर इसको नहीं पता होगा इम्यूनिटी को, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये क्या करे, इम्यूनिटी को टेक ओवर कर ले और फिर क्या करे, ये अपना मल्टीप्लिकेशन करने लग जाए, अपने नंबर बढ़ाने लग जाए। और एक हद से ज्यादा जब इसके नंबर बढ़ जाएंगे तो मुझे क्या है, बहुत ज्यादा वीकनेस भी और बीमारी फील होगी। ठीक है, या हो सकता है कि मुझे बुखार आ जाए, बॉडी पेन हो जाए, क्योंकि बॉडी का रिस्पॉन्स आएगा उस तरीके से। और मान लो इससे बढ़ते बढ़ते क्या कर दिया है, ऐसे अपनी संख्या बढ़ा ली। ठीक है, तो डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने मुझे ये लाइन, ये दवाई दी, और डॉक्टर ने मुझे क्या कहा कि दिस इज द एंटीबायोटिक्स। क्या है ये, मेरी एंटीबायोटिक्स। इनके कोर्स को आपने क्या करना है, पूरा कंप्लीट करना है। अब लेटर सपोज करो कि मेरी बॉडी के अंदर 10 लाख माइक्रोऑर्गेनिम्स, 10 लाख क्या है मेरे पास, ये बैक्टीरिया, ये पैथोजन है। ठीक है, हो सकते हैं, हो सकते हैं 10 लाख, हो सकते हैं 10 लाख, हाँ संगीता हो सकते हैं। अगर तुम रात में ब्रश करके नहीं सोते हो, ठीक है, और तुम्हारे मुंह में सुबह बांस मतलब स्मेल भी नहीं आ रही है, बदबू नहीं आ रही है, ठीक है, बदबू आ रही तो तक अलग कंडीशन है, नहीं आ रही है तब भी तुम्हारे मुंह के अंदर इतने माइक्रोऑर्गेनिज्म, इतने लोग दुनिया में लोग नहीं है। तो 10 लाख तो मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत कम बोल रहा हूं। हो सकता है कि 10 लाख में तुम बीमार भी ना हो। ठीक है, 10 लाख में सकता है कोई नहीं चल रहा है। ठीक है, तो हो सकते हैं करोड़ों भी हो सकते हैं, लाखों करोड़ों भी हो सकते हैं। तो 10 लाख पैथोजन है, और 10 लाख पैथोजनों ने आपको क्या करना, कुछ भी हो सकता है, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, कोई प्रोटोजोआ हो सकता है। इन्होंने क्या किया, आपको बीमार कर, आपने पहली डोज ली। डॉक्टर ने क्या बोला, डॉक्टर ने बोला कि भाई साहब क्या है, 6 टैबलेट है, 6 टैबलेट है। अब मैं इसको कलर चेंज करता हूं, उसी कलर पे आते हैं वापस, आ जाओ। डॉक्टर ने बोला कि 6 टैबलेट है और ये एंटीबायोटिक है, आपको खानी। तो आपने पहली डोज ली। ठीक है, पहली डोज क्या करेगी, पहली डोज में आपको कोई असर ही नहीं होगा। पहली डोज क्या कर सकती है, पहली डोज क्या करे, इसको इसकी संख्या को 9 लाख कर दिया। अच्छी बात है, बुरी बात है। पहली डोज आपका सिंपल क्या करती है, उसकी नंबर ऑफ ग्रोथ को रोकेगी। जब आप जिस दिन आप पहली गोली खाते हो उनकी संख्या को बढ़ने देती है। आपने खाया, ठीक है, आपने क्या कर दिया, आपने 4 गोली टैबलेट खा ली, और 4 टैबलेट खाते खाते आपकी बॉडी में इतने बचे हैं, मान लो 50,000 ही बचे, और आपको क्या लगा, अब तो मैं हो गया ठीक, और आपने क्या कर दिया, 2 टैबलेट नहीं, खत्म, आई एम सो वंडरफुल, वो वाली बात। ठीक है, और क्या हुआ, अब देखो, अब ये 50,000 आपकी बॉडी में एडजस्ट करते हैं, वही कंडीशन फिर से दोबारा, कि अगर मेरे पास बहुत गर्मी है तो मेरी सारी घास क्या होती है, जल जाती, और जैसे ही थोड़ा सा पानी आएगा, टेम्परेचर ठीक होगा, देन व्हाट विल हैपन, दोबारा से घास हरी हो जाए। क्यों, क्योंकि उसको कंडीशन वैसी मिली। तो अब इस बैक्टीरिया को फिर से वही कंडीशन मिलेगी। लेकिन बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया की लाइफ ऐसी नहीं है। बैक्टीरिया की लाइफ क्या है, उस लाइफ में बैक्टीरिया ने क्या है, रिप्रोडक्शन कर लिया, और रिप्रोडक्शन करके अपने जीन्स को आगे ट्रांसफर कर दिया। क्योंकि हमारी जिंदगी है ना, बैक्टीरिया की तो जिंदगी पता नहीं, दो किसी चीज की 4 दिन की लाइफ है, तो वो अपनी एक लाइफ मेरी कंप्लीट होगी तो पता नहीं कितने जनरेशन आ जाएंगे उसकी। ऐसा हो सकता है, यस पॉसिबल है। बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, जब से धरती आई है तब से आज तक आ रहे हैं, जनरेशन चल रही है, बहुत सारी लाइफ लाइन बहुत लंबी है। अब हमारे सामने डॉग की लाइफ कम है, तो हम डॉग की जब से पैदा हुआ तब तक मरते हुए देख सकते हैं, जिनकी ज्यादा वो हमें देख रहे होंगे। तो बैक्टीरिया क्या है, जिसकी लाइफ ही सिर्फ 6 घंटे की है, तो क्या होगा, अब अगर आपने क्या कर दिया है, अब इस बैक्टीरिया की वजह से इसकी ये कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा गाइस।
ऐसा हो जाए। क्यों हो जाएगा? बिकॉज देर इज समथिंग दैट इज नोन एज म्यूटेशन। अब म्यूटेशन को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देखो, एक चीज, मैं बहुत लंबा चौड़ा म्यूटेशन नहीं बोला, मैं छोटे, देखो पहले टाइम पे कानों पे बाल होते थे, ठीक है, क्यों होते थे? शरीर पे ज्यादा बाल होते थे गर्मी से सर्दी से बचाने के लिए। अब हुआ क्या, हमने कपड़े उस तरह के अच्छे बना लिए, वो सब चीजें कर ली, तो हमारी स्किन पे बाल होते ही नहीं, कम होते हैं एज कम्पेयर, ठीक है, क्यों हो गया? मेल का अलग कंसेप्ट है, फीमेल मेल में कम ज्यादा होंगे, फीमेल पे कम होंगे, ठीक है। अब ये मत कहना कि सर वो सब अलग बात है, मे भी कुछ डिस्ट्रप्शन हो रखे होंगे। प्रियांशु अंदर रखो इसको, नहीं करना है। एंड देन व्हाट विल हैपन? तो अब क्या हो गया है? बदलाव हो गया अपने। या तो आप म्यूटेशन, म्यूटेशन तो क्या होगा, आपके जीन के सेक्टर में होता है। देयर इज अनदर टर्म दैट इज नोन एज इवोल्यूशन, ये वाला यूज करो टर्म, इवोल्यूशन हो गया। हम इतने इवोल्व हो गए कि अब हमें कानों पे बालों की जरूरत नहीं। हो सकता है इवोल्यूशन क्या, इवोल्यूशन का कंसेप्ट यही तो है कि पहले हम क्या थे, एप फैमिली का हिस्सा थे, इवोल्व हुए, इवोल्व होते होते चले, एंड देन वी विल कन्वर्ट इट लाइक इवोल्यूशन है। पहले लोग कहां रहते थे? गुफाओं में रहते थे, इवोल्व करके घर बनाए, सब चीजें चली, ठीक है। म्यूटेशन होता है आपके जीन के लेवल पे, आपके मतलब आप किसी चीज की माइक्रोऑर्गेनिज्म के या फिर ऑर्गेनिज्म के आरएनए डीएनए में कोई बदलाव हुआ, दैट इज म्यूटेशन, ठीक है। इवोल्यूशन होता है आपके साथ में चलते चलते पीढ़ी दर पीढ़ी, जब आपकी क्या है पीढ़ी दर पीढ़ी और बहुत जनरेशन आपकी बदल जाती है और फिर वो बदलाव आता है, दैट इज इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन कोई एक दिन में नहीं होता है, ठीक है। तो हुआ क्या कि इनकी जनरेशन होती रही और इनकी किसी जनरेशन ने क्या है ये फील किया था कि ये हमें किलिंग है, तो अब जब आगे आएगा इनकी शेप कैसे बन जाएगी, इस शेप की बन। एक और एग्जांपल सुनो, आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे रील वगैरह देखी होगी, वो मच्छर बैठा हुआ है गुड नाइट के ऊपर, ठीक है, और फिर आती है डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू, ठीक है, कि माउंटेन ड्यू पी के बैठा हुआ है, ये कर रहा है, ठीक है। अलग अलग तरह की रील्स है, वो 8 PM वाली भी रील है कि टाइम 8 बजे का बाद हो रहा है, नेट गोज फॉर द 8 PM। लेकिन हुआ क्या है, हुआ ये है कि जो गुड नाइट या फिर ऑल आउट आपके घर पे है, वो बार बार क्या है उनको किल कर रही है, और कुछ टाइम के बाद में क्या है उनकी बॉडी उस चीज के हैबिटेट हो गई। और एग्जांपल से आप क्या करते हो, हैबिटेट के उसके हैबिचुअल की बात बता रहा हूं, नॉट हैबिटेट, हैबिचुअल। अब बहुत बहुत सारे लोग मार्च तक नहा रहे थे गर्म पानी से, क्यों? पहले तो ऐसा नहीं होता था। या फिर ऐसी भी चीज थी कि भाई मतलब आप क्या करते हो, आप दिसंबर तक पुश करते करते ठंड तक वो कर देते हो, ठंडे पानी से नहाते रहते हो। लेकिन फरवरी में तो दिसंबर से भी कम ठंड थी, फरवरी में क्यों नहीं नहा रहे थे? क्योंकि आपकी हैबिट बनी कंटिन्यूस। क्या होता है, ठंड एकदम से नहीं आती है, ठंड धीरे धीरे आएगी, तो आप क्या है उसके साथ साथ बॉडी को मेंटेन करते रहते हो, ठंडे पानी से नहाते रहते हो, तो आप दिसंबर तक पुश करते हो, दिसंबर तक मे भी कुछ लोग ऐसे जनवरी तक पुश कर देंगे, ठीक है, और एकदम भयंकर ठंड आती है। लेकिन जब वो रूटीन दोबारा आते हैं तो दोबारा आप क्या, दोबारा एकदम से आप दोबारा ठंडे से नहाओगे, गर्म से नहा रहे, गर्म से नहा रहे, गर्म दिन आ रहे, गर्म दिन आ रहे, गर्म दिन आ रहे, और फिर एकदम से आप शिफ्ट नहीं कर पाते। ऐसा ही क्या, ये तो क्या है, ये तो मेरे मौसम के अकॉर्डिंग है, मेरी लाइफ का छोटा फेज। देखो आज मैं क्या है, आज एक और चीज सुनो, आज मैं इतने पोल्यूशन में रह रहा हूं, ठीक है, या फिर मैं ऐसा खाना खा रहा हूं, कुछ टाइम के बाद मेरी आदत बन जाएगी, मैं अडप्ट कर जाऊंगा पोल्यूशन के साथ रहना या धूल मिट्टी के साथ रहना, ठीक है। अगर मैं धूल मिट्टी में नहीं रह रहा हूं तो मैं धूल मिट्टी में नहीं रहने के अकॉर्डिंग अडप्ट हो जाऊंगा, और मेरी आने वाली जो जनरेशन होगी वो ऐसी ही बनेगी। अब ये कहते हैं कि यार हमारे टाइम पे तो बहुत सही थे हम, ये आने वाली जनरेशन बिल्कुल पिल्लू आ रही है, रफ एंड टफ नहीं है, रफ एंड टफ नहीं है, कुछ कह दो तभी रोने लग जाएंगे, थोड़ा सा मार दो, हमें यहाँ पे मतलब मजाक में छत से कूदा देते थे, ठीक है। मेरा वो कजिन है वो छोटे वाला, उसके फादर सही है, मतलब अच्छे, मतलब फादर सबके अच्छे होते हैं, वो अच्छे है, क्या कहते हैं उसको छत पे चढ़ा देते हैं कि बिना सीढ़ी के चढ़ जा, कहते हैं दीवार दिख रही है चढ़ जा ऊपर, वो भी उसको बच्चा उसको डर नहीं लगता, वो भी चढ़ जाता है, मैंने कहा चलो ये तो अच्छा है। लेकिन हो क्या रहा है कि अब पेरेंट्स ज्यादा पैम्पर कर रखते रखते जो चीजें वैसे कन्वर्ट हो गई, तो जनरेशन टू जनरेशन बदलाव आ रहा है। लेकिन वो जो मॉस्किटो है उसमें इतना बदलाव इसलिए आया है क्योंकि उसकी बहुत सारी जनरेशन क्या होगी,
वो कॉन्टेक्ट में है किसके, आपके गुड नाइट के केमिकल पे और आपके ऑल आउट के केमिकल पे, और फिर जनरेशन से इवोल्यूशन होते होते इतना हो गया कि आज के टाइम पे उन पर कोई असर नहीं हो रहा। और जब असर नहीं हो रहा है तो क्या हो गया है, फिर मार्केट में एक नई चीज आती है, गुड नाइट एक्स्ट्रा करके। ठीक है, अब गुड नाइट एक्स्ट्रा जब चलाओगे तो क्या हो जाएगा, अब सारे मच्छर मरेंगे। अब ऐसा हो सकता है कि मच्छरों की फिर 25-30 जनरेशन फिर खत्म हो जाए, ये 3 से 4 दिन तक मच्छरों की लाइफ है, उनकी जनरेशन फिर खत्म हो जाए और फिर दोबारा नया इवोल्यूशन आ जाए। तो अगर मैंने ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोड़ दिया, ऐसा हो गया, तो इन पे काम नहीं करेगा। यानी अब क्या हुआ, अब इसको दोबारा वही कंडीशन मिली, अब इसको क्या हुआ, दोबारा से वही कंडीशन मिली। आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर के पास जाते क्या हुआ, डॉक्टर ने आपको फिर से दवा दी। अब इसकी भी कुछ एंटीबॉडीज होंगी, इसकी भी कुछ इम्यूनिटी होगी, जब ये दवा इसके ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये काम नहीं करे क्योंकि इसके जीन में उसके अगेंस्ट में। तो डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर आपको बोलेगा भाई सेकंड लाइन ऑफ डोज स्टार्ट करो इसको, या सेकंड लाइन ऑफ मेडिसिन करो, मेडिकेशन करो। और फिर क्या करेगा वो, आपको हाई डोज की, आपको क्या करेगा, हाई डोज की अलग देगा। लेकिन फिर आपने क्या किया, फिर आपने, उस डॉक्टर ने क्या किया, 6 दिन की दवाई दी, आपने क्या किया, सिर्फ 4 दिन की खा के टाटा बाय बाय कर दी। वही 10 लाख थे, घटे घटे कितने रह गए, 25,000 रह गए। और अब जब म्यूटेशन होके आएगा इसकी बॉडी में, तो ये जब नया बनेगा तो ये कैसे बनेगा, इसमें ये भी रहेगा, इसमें ये भी रहेगा, और इसमें ये भी रहेगा। और आप अपनी लाइफ टाइम में फिर से बीमार पड़ोगे, एंड जब फिर से बीमार पड़ोगे देन व्हाट विल हैपन, फिर डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर के आपको फर्स्ट लाइन की डोज देगा, आप कहोगे नहीं डॉक्टर साहब बात नहीं बनी, फिर आपको सेकंड लाइन की डोज देगा। और सेकंड लाइन में भी क्या है, आप पे कोई असर। अब दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इंडिया में डॉक्टर्स को लेके साइकोलॉजी बड़ी अजीब है। वो क्या कहेंगे, वो ये कहेंगे कि भाई मैं 1500 रुपए की दवाई लिया था ठीक नहीं हुआ, लेकिन वहां गया, वहां पे उसने मुझे 100 रुपए की दवाई दी, मैं ठीक हो गया। आप लोगों ने सुनी होगी ऐसी बातें, सबने सुनी है। उनको ये मतलब है नहीं कि क्या कोई अच्छा चाहिए है। तो डॉक्टर्स भी क्या कहते हैं, डॉक्टर्स भी शाणे हो गए, उनको पता है जब आएगा अगली बार तो तभी आएगा जब इसको पता लगेगा कि मैं एक ही बार में ठीक हो गया हूं। तो क्या करते हैं, फर्स्ट डोज की बजाय सीधा ही सेकंड लाइन ऑफ ड्रग स्टार्ट करते हैं, सेकंड लाइन ऑफ ड्रग स्टार्ट करते हैं, जैसे सेकंड लाइन ऑफ मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, सेकंड लाइन ऑफ डोज स्टार्ट करते हैं। उससे क्या होता है, उससे फिर नीचे वाली काम नहीं करती। और हमारी बॉडी में क्या है, हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक लोड बढ़ जाता है, एंटीबायोटिक लोड बढ़ जाता है। और फिर क्या होगा, और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो मेरे पास, एक मिनट रुको, ये जो मेरे पास क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी माइक्रो माइक्रोजन बोल, पैथोजन बोल रहा हूं मैं पहले इसको, पैथोजन, ये जो मेरे पास पैथोजन है, अब इस पैथोजन पे ना तो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग काम करेगी, ना सेकंड लाइन ऑफ ड्रग काम करेगी, तो इसके अंदर क्या बढ़ जाएगी, इसके अंदर एक रेजिस्टेंस आ जाएगा उन दवाइयों के खिलाफ, एंड दिस रेजिस्टेंस इज नोन एज AMR। अगर ये रेजिस्टेंस किसी एंटीबायोटिक के खिलाफ है, अगर ये अगर ये किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ, तो ये बोलेगा AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। और अगर ये किसी ड्रग या दवा के खिलाफ है, देन इट इज नोन एज ADR, एंटी ड्रग्स रेजिस्टेंस।
ये प्रॉब्लम है। अब हम अच्छे खासे ठीक ठाक दिख रहे तब तो ये चीजें दिक्कत नहीं करती, ये चीजें दिक्कत कब करती है, जब कोई मेजर इंसिडेंस हैपन होता है, कोई मेजर मेडिकल कंडीशन अगर होती है, या तो कोई आपकी सर्जरी भी हो रही है, या तो कोई सर्जरी है, या फिर क्या है किसी वजह से आप आईसीयू में एडमिट है। दीज लास्ट ईयर क्या हुआ था 31st को, मेरी मदर को बी ने काट लिया था, ठीक है, तो शी वॉज वेरी मच एलर्जिक, तो उनका तो बुरा मतलब बहुत बुरा हाल है, तो क्या उनकी बॉडी एनाफिलेटिक शॉक में चली गई। देयर इज अ कंडीशन दैट इज नोन एज एनाफिलेटिक शॉक। ठीक है, जब वास जो बहुत लोग एलर्जिक होते हैं, अगर वास वगैरह उनके नेक वगैरह के हिस्से को काट ले तो इट्स वेरी वाइटल, और एनाफिलेटिक शॉक में क्या हो जाता है, आपकी डेथ भी हो जाती है। और एक हीरो भी है, करिश्मा कपूर के हस्बैंड जो थे, वो भी इसी एनाफिलेटिक शॉक की वजह से मरे थे। अमीरों की बीमारी है। देन सी गोज टू द आईसीयू, ठीक है, अब एडमिट कर लिया आईसीयू में उनको, एंड देन आईसीयू के बाद में व्हाट विल हैपन, उनके ऊपर लाइन ऑफ ड्रग्स चलाई, ठीक है, तो 15 ड्रग्स ने, यानी 15 किसने, एंटीबायोटिक्स ने काम ही नहीं किया। तो पहला क्या बता, हर ट्रायल में क्या है, हर ट्रायल में एक तो पेशेंट की लाइफ पे बात बनती है, हर एक बात क्या पेशेंट की लाइफ पे बनी आ रही है, कि जितना कम टाइम उसको मिलेगा रिस्पॉन्स करने के लिए बॉडी, उतना ज्यादा क्या है कॉम्प्लिकेशन, डेथ की तरफ आप जा रहे हो, मौत की तरफ। दूसरा क्या रहेगा, कॉस्ट बढ़ता है, दूसरा क्या बढ़ता है, कॉस्ट, खर्चा बढ़ गया पेशेंट के ऊपर। तीसरा तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है तो आपकी बॉडी में एंटीबायोटिक लोड बढ़ता है, और अगर आपकी बॉडी में एंटीबायोटिक लोड बढ़ता है तो क्या है, आज अगर आप इसके खिलाफ इस बीमारी पे नहीं करोगे तो कल को दूसरी बीमारी पे भी आप नहीं करोगे रिस्पॉन्स। और ऐसा हो जाए कि मां, अब ये तो है नहीं, एक टाइम ऐसा भी हो जाएगा कि सारी दवाइयां काम नहीं करेगी, देन व्हाट विल हैपन, कुछ भी नहीं कर। तो एएमआर की जो सिचुएशन है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या एंटी ड्रग्स रेजिस्टेंस, ये बहुत बड़ी भयंकर। क्यों भयंकर है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स एक ऐसी चीज है जिनका इन्वेंशन बहुत कम हो रहा है। ये बात ध्यान से सुनना थोड़ी। सबसे अगर मैं पहली एंटीबायोटिक की बात करूं तो मेरे पास पेनिसिलिन आई थी, कौन से साल में, 1945 के नाउ, ठीक है, पेनिसिलिन की खोजी। उसके बाद में बहुत सारी एंटीबायोटिक्स आई, बहुत सारी क्या है मेरे पास एंटीबायोटिक्स। लेकिन एंटीबायोटिक्स का समस्या क्या है, अब कोई कंपनी किसी एंटीबायोटिक को बनाती है बहुत खोज करके, रिसर्च करके, डेवलपमेंट करके, तो कंपनी का क्या मोटो रहेगा कि उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाना है, कम से कम वो 10 साल तो बेचे, तो 10 साल 10-12 साल तो दवाई को बेचे, 10 साल बेचे, 20 साल बेचे, तब जाके उसका प्रॉफिट कमाओ। लेकिन होता क्या है, हर एक एंटीबायोटिक लगभग 6 या 7 साल में क्या कर लेती है, ड्रग्स रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेती है। कोई भी एंटीबायोटिक ऐसी नहीं रही है कि उसने 10 या 15 साल के बाद में रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं किया। तो अब क्या हो रहा है, अब दिक्कत ये हो गई है कि एंटीबायोटिक्स के फील्ड में पिछले 20 सालों से, 20 साल क्या 30 सालों के ग्राउंड में कोई भी नई एंटीबायोटिक नहीं बनी है, क्योंकि कोई कंपनी उसमें इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहती, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, इंटरेस्ट क्यों इन्वेस्ट करेंगी, गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है, वो अपने फंड्स कहां है, गवर्नमेंट के पास पैसे क्यों नहीं है, गवर्नमेंट के सारे पैसे लोगों को हेल्थ केयर में जा रहे हैं, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन जनसंख्या है। मैं यहां की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। उनका काम क्या है, उनका सारा पैसा फर्स्ट लाइन, नॉट फर्स्ट लाइन, फर्स्ट प्राइमरी केयर और सेकेंडरी केयर में जा रहा है। प्राइमरी केयर समझते हो, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, पीसीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, क्या होता है वहां पे, आप गए, दवाई होगी, छोटी मोटी चोट लगी, आपको दवाई दे देंगे, बुखार आ गया, ये सब फर्स्ट मतलब नॉर्मल, ऐसा नहीं कोई मेजर वेजर कर लेंगे, नहीं। फिर है मेरे पास सेकंड केयर, वहां पे आपके पास सीएचसीज होंगे, ठीक है, वहां पे क्या होता है, वहां पे आपका कोई छोटा मोटा ऑपरेशन हो गया है, आपकी डिलीवरी होगी, वो सब, ठीक है, यहां पे आपको छोटे आईसीयूज भी मिल जाएंगे, हो जाती है। अब ऑप्शन ये कहां लेके जाए भाई, तो वहां पे उनके पास में एएनएम होती है, एक्चुअल में दो होते हैं, एक तो होता है एएनएम, दूसरी होती है जीएनएम। एएनएम की फॉर्म क्या होती है,
हाँ, गुड, वेरी गुड। और जीएनएम की? एएनएम क्या करते हैं? एएनएम को बनने के लिए कितना टाइम चाहिएगा? गुड गुड, बताओ। ये 1.5 साल में बन जाते हैं। जीएनएम के लिए क्या चाहिएगा? 3.5 साल तक करीबन। और फिर आपको पूरा मतलब आपको पूरा बीएससी नर्सिंग करना पड़ेगा, तब आप जीएनएम बनो। और आपको वो एज ए मिडवाइफ बनने के लिए, और जो जीएनएम है उसके पास पूरी कैपेबिलिटी है। पूरी कैपेबिलिटी क्या है? कि सी कैन डिलीवर द बेबी एंड डू एवरीथिंग। और जीएनएम के पास ये भी खासियत होती है कि इफ सी वांट्स, अगर उसके पास लाइसेंस है, अगर वो चाहे मेडिकल स्टोर खोलना तो खोल सकती है लाइसेंस के थ्रू। लेकिन होता क्या है, अब जीएनएम जब इतने साल करके आएगी तो सी वॉन्ट्स 40,000 50,000 रुपीज एटलीस्ट। इतना तो यार 4 साढ़े 4 का कमा गया है। ठीक है। और एक और बात सही, हरियाणा में पोस्ट निकली थी जीएनएम की, सैलरी पता है कितनी थी? कितनी? 77,000 पर मंथ। और पोस्ट बहुत खाली बची हैं, ये टेस्ट ही क्लियर नहीं हुआ। पर अब इतनी डिमांड नहीं है, अब छोड़ के मत करने लग जाओ, जो कर रहे हो वही करो, क्योंकि वहां भागो, फिर वहां भागो तब कुछ नहीं होगा। तो वहां उनमें क्या है, दे आर मतलब एलिजिबल टू दैट, उनको वो डिलीवरी भी करा सकती हैं, दे कैन हेल्प द सर्जन ड्यूरिंग दी ऑपरेशन, ओटी वगैरह संभाल सकती हैं, लेकिन वो मिलते नहीं है हर जगह। तो ये जो छोटे काम करते हैं वो कौन कर ले? एएनएम भी कर ले।
तो फल क्या कहता है? फल ये कहता है कि भाई मीठा होना चाहिए। ठीक, then what will happen? अब 10 साल के जब पेटेंट के लिए दोबारा अप्लाई करता है तो रवि ये बना देता है, और रवि क्या कहता है? रवि कहता है कि भाई 200 रुपए लग रहे हैं इसमें बनाने में पर 10 टैबलेट्स में, मैं इसको सिर्फ कितने बेच रहा हूँ? मैं इसको 250 रुपए बेच रहा हूँ। अगर मैं 10 पत्तों पे फिर 10 250 बचा तो मुझे बोल दो, जो मेरे पास एक्चुअल ड्रग्स थे उसमें सोल्ट्स के लेवल के कंसंट्रेशन को कम ज्यादा करके जब बेचा जाता है, these kind of medicines are known as generic medicine। इनको क्या बोलता हूँ? और इंडिया हमेशा जेनरिक मेडिसिन को सपोर्ट करता है। इंडिया क्यों जेनरिक मेडिसिन को सपोर्ट करता है? अब कैंसर जैसी बीमारी में कोई एक आदमी या जिसको 5000 रुपए की 10 टैबलेट लेनी है और दिन में 3 टैबलेट खानी है, तो हर कोई तो अफोर्ड, तो वो कह रहा है कि कॉस्ट इतना ज्यादा तो बनाओ सस्ता में बेचो। लेकिन अब जो जनरिक कंपनी है, जनरिक कंपनी को नुकसान हो रहा है, क्योंकि लोग क्या है, जेटिपिक को खरीदेंगे नहीं, उसको किसको खरीदेंगे? वेटिंग को खरीदेंगे। तो जितनी भी प्राइवेट कंपनी है वो सब क्या है? वो जेनरिक मेडिसिन का अपोज करती है। क्यों अपोज करती है? सिंपल सी बात है, उनका प्रॉफिट कम हो रहा है, मार्केट में दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा, काम जितना ही। तो इसीलिए आप देखोगे ना, इसीलिए आप देखोगे जो मैंने नाम लिया था एजिथ्रोमाइसिन, अगर आप एजिथ्रोमाइसिन की सन फार्मा की दवा लेते हो, सन फार्मा एक कंपनी है, अगर आप उसके एजिथ्रोमाइसिन लेते हो आपको 423 रुपए के एजिथ्रोमाइसिन पड़ते हैं। लेकिन आप सिप्ला की वही एजिथ्रोमाइसिन लेते हो तो उसमें प्राइस 85 रुपीज है। और अगर आपको कोई जानकार, और 85 है ना, 85 में भी आपको 55 और 50 रुपए में दे देते हैं शॉप वाले, और 55 में देने के बाद भी शॉप वाले को कुछ ना कुछ मुनाफा बचेगा, बचाओ। दैट इज द सिनेरियो। तो आम के लिए क्या है? जेनरिक मेडिसिन क्या है? जेनरिक मेडिसिन आम जनता के लिए क्या है? अफोर्डेबिलिटी लेके आते हैं। क्या लेके आएंगी? अफोर्डेबिलिटी लेके आएंगी। और अगर इतनी वाइटल और वो है मेडिसिन है, फॉर एग्जांपल इसके लिए, कैंसर के लिए, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लिए, हार्ट डिजीज के लिए, ब्रेन ट्यूमर्स के लिए। अब कल मैंने वो बताया था आपको, लेक्नोमैक, क्या था लेक्नोमैक? एक्सपेरिमेंटल ड्रग, किसके लिए? अल्जाइमर्स के लिए। अल्जाइमर्स के लिए क्या एक्सपेरिमेंटल ड्रग है, मतलब अभी पूरी बनी नहीं है, एक्सपेरिमेंटल है, उसके रिजल्ट के हिसाब से डिपेंड करेगा कि आगे चलनी है नहीं चलनी है। एक्सपेरिमेंटल ड्रग है, लेकिन है क्या? बहुत महंगी है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत फेमस लाइन है, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने पहले बोली होगी, शायद आपने यूट्यूब की रील सुनी भी हो। किसी में फैमिली दिल्ली का एक सच्चा इंसिडेंस है, वहाँ पे वो एंकर गई थी करने के लिए, और उन्होंने बोला कि भाई आपके यहाँ पे डेथ हुई कैंसर से, क्या रहा आपके पास? ये तो कह रहे हैं कि यहाँ पे सबके पास सब कुछ फ्री है, ये कहते नहीं कर सकते थे काम। कहते जब इनको फीवर आया हमें पहले पता था इनको कैंसर है, हमने आके इनको नहीं बोला इनको कैंसर है, हमने बोला बुखार ही आ। क्योंकि अगर कैंसर का इलाज करने जाते तो घर के बाकी सब लोग मर जाते, हो सकता है बचता, शायद ना भी बचता, लेकिन अगर इसका इलाज चलता तो घर के सारे लोग मर जाते उसके। तो हमने क्या सोचा? हमने ये सोचा कि मरना तो है ही, हम बच जाते हैं, ये मर जाता है। दिस इज द लेवल ऑफ द थिंग्स। और एक इसके बारे में बात हो रही है, उस परेशान के बारे में बात हो रही है जिसने पूरी जिंदगी उनको कमा के खिलाया, द मेल पर्सन, जो फादर की बात थी उनके लिए, लेकिन है कंडीशन ऐसी, सिवियरिटी है। आज के मैं बता रहा हूँ यार, मेरे साथ 2 बार ये घटना हुई है, एक तो पिछले साल हुई, एक इस साल हुई। आप अच्छे हॉस्पिटल में चले जाओ, आपके पास पैसे नहीं हो, मतलब आप सोच नहीं सकते कितना, मतलब मेडिकल फील्ड में कितना खर्चा लगता है। मेरी जब मदर एडमिट थी तो भाई साहब जब बिल आता था तो मेरे 1 महीने की सैलरी 1 दिन के बिल के ऊपर थी। सोचो तो इतना वो रहता है, तो अफोर्डेबिलिटी है नहीं। सब लोग जॉब लग जाओ, एक काम करना एज ए एक्सपीरियंस आदमी की तरह, ठीक है, चाहे तुम्हारी मर्जी है, एज ए बड़े गार्जियन के जैसे देख लो, एज ए ब्रदर के जैसे देख लो, बड़े दोस्त के जैसे देख लो, बड़े भाई के जैसे, कैसे देखो। सलाह देता हूँ, अगर तुम तकरीबन अगर मान लो 1 लाख रुपए कमाते हो, चलो 1 लाख तो नहीं, तुम्हें
अरे यकीन करो कमाओगे। हंस रहे हो, देखो खुद में यकीन है सर, क्या बोलते हैं। चलो ठीक, 50,000 मान लो, ठीक है 50,000 मान लो। 1-1.5 साल अपनी लाइफस्टाइल मत बदलना। आज के टाइम पे तुम्हारा काम 6 या 7,000 में आपको चल जाता है, ठीक है। तो यही लाइफस्टाइल रखना उस टाइम के लिए। क्या करना है, ये तुम्हारी पूरी सैलरी है, इसका 20% सेव करना है हमेशा। कोई नहीं बताएगा तुम्हें, 20% सेव करो, कितना 10,000। और इन पैसों को तुमने छूना नहीं है, सेव होने दो इनको। ऐसा नहीं कि मैं सेविंग गाड़ी के लिए नहीं, इनको सेव होने दो। पेरेंट्स के साथ रहो, खर्चा वही, ठीक है। पेरेंट्स को अगर 10 दे दोगे उसमें भी कुछ हो जाएगा, कह रहे बहुत दे दिया। उनको इस बात से मतलब नहीं है कि तुम कितना उनको पैसा दोगे, ये करो, उनका काम चल रहा है। उनको बस इस बात का डर है कि तुम्हारा पट्टा ना बैठ जाए, ठीक है। पेरेंट्स बस तुम्हें भूखा मरना नहीं है, सिंपल सी बात नहीं है कि इतने साल अपने, उनको इस बात की चिंता नहीं कि तुम नौकरी लगो नहीं लगो। अगर तुम कोई ढंग का काम करोगे तो उसमें भी खुश रहो। बस उनको ये है कि यार इतने साल अपने खिला दिया, हमारे जाने के बाद में भूखे ना मर जाए। इसीलिए वो चिल्ला चिल्ला के बोलते कि टाइम से नौकरी लग जाए, ये कर ले वो कर लो, इतनी सी बात। इतने दे दोगे, इतने ये होगे, फिर भी तुम्हारे पास 30,000 बचते हैं। एक बढ़िया सा हेल्थ इंश्योरेंस लो, ठीक है। हर महीने तकरीबन 1,000 रुपए तक आ जाता है, बढ़िया वाला बता, ताकि बाई चांस भी कुछ होता है, और जो कि होगा, क्योंकि अब तुम बड़े हो, तुम्हारे साथ नहीं हो, तुम्हारे पेरेंट्स के साथ होगा। अगर तुम्हारे घर में 4 लोग हैं, देखो ये तो बेस है, अगर तुम लोग ऐड करवाओगे तो 300-300 रुपए में और लोग ऐड हो जाते हैं, तो पूरे फैमिली का अगर 4 लोग हो तो तकरीबन 2,000 से लेके 2,500 रुपए पर महीना में हो जाएगा। एंड आई डोंट थिंक सो, अगर 5,000 रुपए कमाते हो तो इतना रुपये आप देने में कोई कमी नहीं है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारा डिसीजन तुम करो या ना करो, लेकिन अगर बाई चांस कुछ हो जाता है तो ये बहुत काम करो। तुम किसी हॉस्पिटल में जाओगे, तुम्हें देखना नहीं पड़ेगा दूसरों के पास, ठीक है। रिलेटिव तुम्हारा कितना ही कर दे, हो सकता है तुम्हारे रिलेटिव बहुत अच्छे तुम्हारा करते हैं, लेकिन अगर रिलेटिव अच्छे ना हो, और यार रिलेटिव के खुद के पंगे, वो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो जान मुश्किल है, क्या पता उनके पास ना हो यार पैसे उस टाइम, सबके पास होते हैं क्या, नहीं होते। जो नौकरी कर रहे हैं उनके पास पैसे नहीं होते, तो एक तरह से तुम सेफ हो जाओ। तो 20% में हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। ये घर पे दे रहे हो, बच्चे इतने, इनमें से अपना एक अच्छा है तो और फिर इसमें से कुछ इन्वेस्ट करो, इसमें से फिर सेविंग करो, इसमें से क्या करो, सेविंग करो, पैसा सेव करो। ये तो हाथ ही नहीं लगाना इसमें। सेविंग आप कुछ भी कर सकते हो, आपको कल को गाड़ी लेनी है, ठीक है, कल को आपको शादी करनी है, या फिर कहीं आपको घूम के आना है, ट्रैवल करना है, उनके लिए सेव करो। एंड इनके चक्करों में मत पड़ना। कोई तुम्हें आके भी दे तो जेब से 10 रुपए निकालना, ये ले, मत देना, ठीक है। क्योंकि हमें सिखाया नहीं गया है। ये उन लोगों के लिए ठीक है जिनको फाइनेंशियल के बारे में, चीज़ों के बारे में पता है। हम क्रेडिट कार्ड को यूज इसलिए करते हैं कि ताकि हम घर में कोई चीज़ और एक्स्ट्रा ले आए। और क्रेडिट कार्ड को यूज इसलिए करना चाहिए, अगर आप क्रेडिट कार्ड इसलिए यूज करते हो कि आपके पास उतने पैसे हैं और फिर उसी पैसे को आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू चैनलाइज कर रहे हो, यानी आपके पास 20,000 रुपये और 20,000 का आपको आइटम खरीदना है, तो आपने क्रेडिट कार्ड से खरीद के और फिर 20,000 क्रेडिट कार्ड में दे दिए, तब तो है ठीक। लेकिन आपके पास है 10,000 रुपये और आपको आइटम खरीदना है 20,000 का, और 10,000 अपने क्रेडिट कार्ड से दे दिए, तब आपके साथ इश्यू है। और पूरी इंडिया 99.9% यही कर रहा है, तब आप फिर उनके डेट ट्रैप में आओगे, तब आपको दिक्कत होगी, ठीक है। कोई भी बिजनेस में बड़े लोग कभी नहीं करते, वो पैसों को क्या करते हैं, पैसों को ही चैनलाइज करते हैं। पैसों को चैनलाइज अगर आप कर रहे हो तब क्रेडिट कार्ड अच्छा है, लेकिन अगर आप लैंडिंग के लिए यूज कर रहे हो, वेरी बैड। एंड आई डोंट थिंक सो, आज अगर 6,000 रुपये में आप अगर जिंदगी जी रहे हो, 6,000 रुपये में, या फिर 10 मान लो ना, 30,000 हो जाए तब भी क्या है, कितना 30 कर 30 अच्छा करने की कभी थोड़ी नहीं, ठीक है। अगर तुम तो भूल ही जाओ, फिर तो सब कुछ कम पड़ जाएगा, फिर दुनिया का सारा पैसा नहीं कम पड़ जाएगा।
ठीक है, ध्यान रखो। जेनरिक मेडिसिन समझ में आ गया? जेनरिक मेडिसिन क्यों इंपॉर्टेंट है आम जनता के लिए? जेनरिक मेडिसिन की बात समझ में? क्यों बड़ी कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपोज करती है जेनरिक मेडिसिन को? क्यों डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, कंट्रीज लाइक वेस्टर्न कंट्रीज, सॉरी अफ्रीकन कंट्रीज या फिर डेवलपिंग कंट्रीज सपोर्ट करती है जेनरिक मेडिसिन का? समझ में आया? क्यों करती है? क्योंकि वो इतनी महंगी आम जनता अफोर्ड नहीं कर पाती। तो उन्हें क्या है, अल्टरनेटिव चाहिए जो क्या हो, सस्ती, क्या हो, अफोर्डेबल। ठीक है, चलो अब आओ मेरी पहली बीमारी। गुलेरिया। पानी पी लो फिर स्टार्ट करो। है क्या? STI, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल कौन है वाला? ये न्यूसेरिया फिनेरिया। ये रिस्पॉन्सिबल कौन से एरिया में इफेक्ट करते? देखो अब एक बात है, टीन्स में और यंग अडल्ट्स में क्यों करती है? हाँ, बिकॉज ये एज ग्रुप वो है जो क्या है, सेक्सुअली एक्टिव है, ठीक, या फिर सेक्सुअली इन्वॉल्व। दूसरा रीजन ये भी है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आप बाय चांस कांटेक्ट में आ गए तो आपको हेजिटेशन होती है बताने, बिकॉज आप डॉक्टर के पास जाओगे नहीं, पेरेंट्स को आप बताओगे नहीं, फिर क्या है, फिर ये सब हो। ठीक है, एंड ये क्या है, कहाँ का इफेक्ट करेगा? यूरिन का इफेक्ट करेगा, रेक्टम को इफेक्ट करेगा एंड थ्रोट। देखो होनी चाहिए थी कि आपके प्राइवेट पार्ट्स को इफेक्ट करे, लेकिन आपके थ्रोट को भी कर। इवन आपके थ्रोट में अल्सर्स भी हो जाते हैं जब सीवियरिटी आए। रेक्टम को इफेक्ट कर रहा है, निशान हो जाएंगे, धब्बे हो जाएंगे, चिपक पड़ जाएंगे, एंड इवन वुमेन में सर्विक्स हो जाएगा, इवन यूट्रस के ऊपर भी चला जाएगा। ठीक है, अगर बहुत केसेस में अगर ठीक नहीं किया जाता है वुमेन्स के केस में तो क्या हो जाएगा? इनफर्टिलिटी। मैन में हो चाहे वुमेन के केस में क्या करेगा? या फिर क्या है, व्हाई दिस इज हायर एचआईवी। अगर आप बहुत ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव हो मल्टीपल पर्सन के साथ में तो एचआईवी का रिस्क वैसे भी, ठीक है, एंड देन यहां पे रिस्क है। दूसरा क्या है, इससे पहले एक बीमारी हो रही थी क्लेमेडिया, जिसको पूरा लोग बोलने की बजाय क्लैम बोलते थे। अगर आप 1940s के अराउंड की डिपेंडेंसी पे एंड फिर या फिर क्या है, ये लगा लो 1920 से लेके 1950 के दशक की कोई भी मूवी देख रहे हो, मतलब आज के टाइम की कोई मूवी देख रहे हो और उस टाइम पे उस टाइम की हिस्ट्री दिखाई गई थी, तो जरूर ये बात है कि कहीं ना कहीं मेंशन होगा क्लैम्प का। ठीक है, आप पीकी ब्लाइंडर्स देखोगे वहां पे भी इसका मेंशन करेंगे। तो क्या था, दे आर टॉकिंग अबाउट क्लैमिडिया। वो भी क्या थी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज थी, और वो ऐसा हो गया था कि हर एक इंसान को फैल। बिकॉज अब बात ये है कि भाई ये दोनों फैलती क्योंकि उस टाइम पे प्रोटेक्शन का फिर कुछ था नहीं। फॉर एग्जांपल पीपल डोंट हैव प्रोटेक्टिव गियर, समथिंग लाइक दैट, कंडोम्स नहीं होते। वन ऑफ द रीजन, अब देखो एक चीज ध्यान रखना है, कंडोम जो है दे आर नॉट द 100% प्रूफ की प्रेगनेंसी नहीं होगी, दे आर नॉट द 100% गारंटी कि आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, बट दे कैन हैव सम काइंड ऑफ कंट्रोल ओवर द डिजीज। ठीक है, अच्छा, और नॉर्मली क्या है, आपको एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट, अगर टाइम पे एंटीबायोटिक्स दोगे तो क्या है, गुलेरा या क्लेमिडिया को आप कर सकते हो। अगर मैं क्लेमिडिया की बात करूँ तो क्लेमिडिया फिलहाल नहीं है, फिलहाल बहुत कम जगह पे है, लेकिन गुलेरिया आज भी लोगों में देखा। नेक्स्ट
B12 के बारे में लिखिएगा। अगर बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो जाती है, आपने जब नाम लिखा होगा तो आपको ये लिखा होगा प्रोबेबली, इसके सामने B12 हम लिखा था, ठीक है, लिखा तो ये लिखा था तो लिखा है। चलो इतने कॉन्फिडेंस पेज पलट नहीं दिखाई दो, मैं बना नहीं करूँगा, मैं कभी ये इतने कॉन्फिडेंस पेज पलट रहे कहाँ है, दिख रहे हैं, सॉरी उठा लो, उठा इनको ही नहीं करते, ठीक है। जिन पर लिख रखा है आपने, लिख रखा है पीछे लिख रखा है आपने, क्या इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हो। पंकज आप लोग नहीं आए थे, लिख लेना। देख अभी क्या है, क्रूशियल न्यूट्रिएंट है और सबसे बाद है, बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती। एक चीज सुनो, आपके पास चाहे B1 हो, B3, B5, B7, B9 और B12, B9 और B12 तो इतने ज्यादा खतरनाक है भाई, मतलब बहुत इतना खतरनाक सेंस कि अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी होगी ना B9 और B12 तो आपको फटीग हो जाएगा, कमजोरी महसूस होगी। और जो सुबह तुम्हें उठने में डिफिकल्टी होती है ना, उसका वन ऑफ द रीजन क्या है, आपकी बॉडी में विटामिन बी की कमी है, एंड स्पेशली किसकी, 9 to 12। अब सर ये तो बात नहीं, हम खाते भी अच्छा है, ठीक है, हम सही बढ़िया भी खा रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि 9 और 12 बहुत ट्रेसेस अमाउंट में मिलते हैं, बहुत कम ट्रेसेस अमाउंट में बॉडी को चाहिए, और जितनी भी मैं चीज़ें खा रहा हूँ, पत्तेदार सब्जियाँ सब कुछ, उनमें बहुत कम मात्रा में मिलते हैं, और फिर वो बहुत कम मात्रा वाले भी मेरी बॉडी में जाए, वो भी बात है। और इवन क्या होता है कि कुकिंग भी एक अपने आप में एक कला है। बहुत बार मैं क्या करता हूँ, जब चीज़ें कुक करता हूँ तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को क्या कर देता हूँ, डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, मतलब वो जल जाते हैं, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर मैं लगातार बहुत टाइम तक एंटीबायोटिक्स खा रहा हूँ, ये चीज लिख लेना कहीं पे, अगर मैं लंबे टाइम तक एंटीबायोटिक कंज्यूम कर रहा हूँ तो मेरी बॉडी में ऑटोमेटिकली विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, खास तौर से बी एंड सी, क्योंकि बी और सी क्या है, वाटर सोल्यूबल है। तो अगर मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, अब ये बात है, अगर मैं थोड़ा सा बीमार हो तो डॉक्टर मुझे क्या खाने को देते हैं, एंटीबायोटिक्स, और एंटीबायोटिक्स डाइट क्या करते हैं, इनको खत्म कर देते हैं, और जैसे मेरी बॉडी से खत्म होंगे, ठीक है। तो सर सॉल्यूशन क्या है, हरी पत्तेदार बहुत सारी सब्जियां खाओ, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर आप एक मल्टीविटामिन्स का कोर्स स्टार्ट करो, ठीक है, या फिर अभी के लिए कर रहा है तो कैप्सूल्स आते हैं विकासू, उसको कंज्यूम करो, और उनका वही है, फिर बाद में टेस्ट बहुत गंदा आता है, ढकार आने लग जाता है, ठीक है। और इसके अलावा पत्तेदार सब्जियों के बराबर अगर मैं सोर्स की बात करूंगा, अगर सिर्फ B12 की बात करता हूँ, बी की वजह मेरे पास क्या, बीट, फिश, एग और मेरे पास क्या है, मिल्क सोर्स, ठीक है। दो चीजें हैं, एक तो मिल्क है भाई, और दूसरा है एग। इनसे बढ़िया कोई सोर्स है नहीं है। आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात कर लो, आप तो सबकी बात करो, विटामिन्स की बात कर लो, सब छोड़ के इसकी मिल्क के केस में विटामिन सी, बाकी सारे आपको क्या है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, एंड इवन इसमें एग में तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन होता क्या है, बहुत सारे लोग खाते हैं, ठीक। अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो मेरे पास क्या है, न्यूरोपैथी वगैरह डेफिशिएंसी से, जैसे एनीमिया का फटीग और कम महसूस, ये थोड़े चाहिए आप लोगों को, दे देना क्या रोडामाइन भी, ठीक है, ये फैब्रिक कोई बात नहीं, मैं इससे बढ़िया वो पीडीएफ भेज करूँगा, कोई बात नहीं। रोडामाइन डाई की फैमिली का हिस्सा है, विटामिन डाई, और अभी रिसेंटली क्या हुआ है, पुणे में इश्यू हो गया था, तो जैसे क्या इनको बैन करना, नॉट पुणे में, गवर्नमेंट ने इनको बैन किया,
अगर आप देखोगे ना रेड कलर के लिए, अगर आप आइटम देख रहे हो फूड आइटम, कोई भी खाने का फूड आइटम, तो उनमें जो रेड कलर आता है दैट इज ड्यू टू द रोडामाइन। और रोडामाइन बी में क्या हुआ है, पहली बार जब चेक किया गया इसको रोडामाइन बी को, तो इसमें कैंसरस सब्सटेंस मिले। क्या मिले हैं? कैंसरस क्या होते हैं? कैंसरस सब्सटेंस, इनको मैं बोलता हूँ कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस। कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक, इस वर्ड लिखने लायक, कार्सिनोजेनिक, दोनों इकट्ठे हैं, सी एक साथ इसके साथ, कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या कोज करते हैं? कैंसर कोज। इनकी वजह से क्या हो जाता है? कैंसर। ठीक है, और कैंसर के लिए क्या है, इसको जैसे मेरा क्लास निकालते हैं, तो ये मेरा जो रोडामाइन क्या हुआ है कि मेरा कार्सिनोजेनिक डिक्लेयर। और अब से पहले हम क्या कर रहे थे? अब से पहले हम इसको धड़ल्ले से खा रहे थे। ये क्या है? इट इज ए फूड डाइट, फूड कलर है, फूड डाइट है। आप अगर देखोगे तो आप गोभी मंचूरियन देखोगे, उनमें मिलता था। ठीक है, आप जो लड्डू खाते हैं ना, लड्डू, और लड्डू में जो रेड कलर का वो होता है डालते हैं, एक अलग से बनाते हैं, उनमें भी रोडामाइन भी। आप, मुझे तो सुन के बहुत हैरानी लगी थी, आप जो खाते हो वो केक वगैरह खाते हो, तो एक केक होता है रेड कलर का, हाँ रेड वेलवेट, थैंक यू, रेड वेलवेट भाई बढ़िया होता है। ठीक है, सच में बढ़िया होता है। उसमें भी जो रेड कलर है ना, वो भी रोडामाइन बी की वजह से। मैंने इतना खाया, मुझे डाउट होने लग गया कि मतलब कैंसर हो जाए, तो रोडामाइन भी ध्यान रखेगा। तो गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली क्या किया इसको, ठीक है, कर्नाटका ने क्या करके इसको बैन कर। इवन एक चीज और ध्यान रखना है, एक मिनट मैं वही बात, इवन एक चीज और, फूड एफडीए किसकी? यूएसए की। यूएसए ने इसको बहुत दिन पहले तक क्या कर रखा था? बैन कर। लेकिन इंडिया में अब एक होता है, इंडिया में एक साल और चलती है, यहाँ की बात करें। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में इनके न्यूमेरिक नंबर लिखते जाते हैं। यानी अगर आप खाओगे ना, तो आपको रोडामाइन, अगर ये हो गया आपको न्यूज में आ गया कि यूएस ने रोडामाइन भी बैन कर दिया, या फिर कोई भी चीज सब्सटेंस बैन कर दिया, तो इंडिया में वो बिकती रहेगी। इंडिया में कैसे बिकेगी? अगर आप कोई भी चीज देख रहे हो, तो आपको अगर उसके पीछे UI555 ऐसे लिख देते हैं। एंड ये नंबर किसके लिए है? दिस इज फॉर द। तो हमें क्या लगता है, अगर आप केचप भी जाके देखोगे ना, घर पे केचप जाके देखोगे, तो उसमें भी लिखा होगा, अगर ये नहीं लिखा होगा ना, तो 5 की जगह 8 लिखा होगा। और सब किसका हिस्सा है? रोडामाइन। ठीक है, ऐसा नाम पढ़ के तो देख लेंगे, अब नंबरों को चेक करें। तो इंडिया में बहुत बार ऐसी चीजें भी होती है। हाँ रवि बताओ सर, ये सिंथेटिक ऑर्गेनिक कैसे, कैसे क्या कह रहे हो? सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे, आप या तो सिंथेटिक होगा तो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? नेचुरल। नहीं, कार्बन और हाइड्रोजन का, वो केमिस्ट्री वाली बात हो रही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पढ़ते हो वो वाला है। कार्बन और हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड है कहीं ना कहीं, कोवलेंट बॉन्ड्स, जो बेंजीन वगैरह पढ़ते हो ना, वो सब। तो सिंथेटिक क्या है? मैन मेड प्रोड्यूस किया गया ऑर्गेनिक। ये वो वाला ऑर्गेनिक नहीं है, खादी वाला हरियाणा वो वाला नहीं है। ठीक है, ये उपाय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये और एक ये मिनरल है, बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी में, सेलेनियम। ठीक है, रेड पावर के फॉर्म में होता है। ठीक है, यहाँ पर ग्रे मेटल के फॉर्म में मिलेगा आपको। अर्थ की क्रस्ट में होता है, और सल्फाइड की और भी, यानी सेलेनियम कैसे फॉर्म में? सेलेनियम सल्फाइड की फॉर्म में मिलता है। लेकिन है क्या, अब रिसेंटली क्या हुआ है, महाराष्ट्र ने हुआ क्या था भाई, महाराष्ट्र ने क्या किया था, महाराष्ट्र ने गेहूं व्हीट मंगवाया, और वो व्हीट क्या था, उस व्हीट में, और ये व्हीट आया था हरियाणा और पंजाब से। कहाँ से आया था? हरियाणा और पंजाब। इसमें सेलेनियम के
जो ट्रेसेस हैं गेहूं में वो ज़्यादा है। अब सेलेनियम अगर आप थोड़ी मात्रा में खा रहे हो तब तो है ठीक, लेकिन अगर आप सेलेनियम ज़्यादा खा जाओगे ना तो सबसे पहले सिम्टम्स के रूप में आपके बाल झड़ना स्टार्ट, क्या झड़ेंगे? ऐसे मत देखो, बाल झड़ने का रीजन B12 भी है। जो लड़कियों तुम सोच रही हो ना, ठीक है, B12 भी है, अरे मेरे पुत्र मैं तो गंदी होता हो जाओगी सच में अगर B12 की कभी मेंटेन करोगी, ठीक है। और एक तो ये ना, एक ये मत सोचा करो कि जितनी बढ़िया है, जिसकी जितनी ज्यादा ऐड आएगी ना उसकी उतनी ज्यादा खराब है। हर्बल से आपको यूज किया होगा, ठीक है। चक्कर मत करा करो कि परप्लेक्स आ गया, ईच का बड़ा आ गया, पर्पल से कोई सुनी मैं, ठीक है, वहाँ पे मुझे गिफ्ट भी मिलेगा। समझ में आ रहा है डायलॉग? तुमको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जिनको नहीं समझ में आ रहा है बता देता हूँ। पर्पल एक ब्रांड है, उसकी एक ऐप आती है और वो सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट बेचता है। वो ये कहते हैं कि अगर आप होल से खरीदोगे तो आपको गलत ब्यूटी प्रोडक्ट दे सकते हैं, या फिर क्या है, फेक वाले ब्यूटी प्रोडक्ट। हम जो प्रोडक्ट देंगे दे आर द जेन्युइन, और तुम हमसे खरीदो, तुम हमारे भी 500 रुपये खर्च करोगे, हम तुम्हें वो देंगे, छोटे गिफ्ट देंगे। गिफ्ट में क्या हो जाएगा, तो तुमने सब्सिडी मंगवाया तो हम छोटा सा उसे लोशन दे देंगे, ठीक है। अगर तुमने शैम्पू मंगवाया तो तुम्हें कंडीशनर दे देंगे, ठीक है। और हम अपनी चॉइस से देंगे, तुम्हें जो जरूरत होगी तुम सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो मत पड़ा करो चक्करों में कि नया ब्रांड आया अच्छा होगा, गंजा बनेगा तुम लोगों को। दैट इज द फैक्ट। हर्बल यूज करो। मैं हर्बल मैं वो नहीं कह रहा मिट्टी लगाना स्टार्ट कर दो। हर्बल का मतलब ये भी नहीं कि रवि के जैसे सबसे साथ हर्बल मुल्तानी मिट्टी लगानी, नहीं। हर्बल के प्रोडक्ट आते हैं, इसमें मीठा मीठा शिकाकाई वगैरह आते हैं। कौन सा ऐप है, कहाँ से क्या बनाना है, क्या है? भाई देख, मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है। मुझे मैं ना लोगों की बात बहुत ध्यान से सुनता हूँ, काम और लाइफ में जरूरी है। कई बार पता है क्या, हम इस एज में आके मतलब हम जो इस एज में नोट मेरी तुम लोग हम बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस हो जाते हैं, मेरे काम की चीज़ें क्यों करूँ। लोग अगर मुझे कोई एक बात ही बताते हैं ना, मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ, बहुत ध्यान से। और देख, तुम लोगों ने एक बात देखी होगी, कोई मुझसे कोई भी कह, तुम लोगों ने बात नोटिस की होगी, हम लोग काफ़ी दिनों से जानते हैं दूसरे को, कोई मेरे से बात करने आता है तो मैं सामने वाले की बात बहुत तवज्जो से सुनता हूँ। उसको ये लगता है कि यार ये आदमी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा है। और ये एक बेसिक मैनर है। अगर कोई आपसे बात करने आ रहा है, चाहे कोई सामने आपने से झगड़ा करने आ रहा हो, अपनी लाइफ में बात उतारो, सामने वाले को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, अच्छा दो, क्योंकि वो क्या कुछ काम से आ रहा है बात, तो किसके पास इतना टाइम से बात करने का नहीं। आप किसी को देखो, अगर आपको कोई पैसे मांगने आ रहा है तो भाई आपकी मेहनत की कमाई, वो मत दो, खुद दे। लेकिन कोई यार किसी को रिस्पेक्ट देने में, किसी ढंग से बात करने में क्या जा रहा है। और दुनिया में हम ज्यादा इसी में कठिनाई कर रहे हैं, बात करो पकड़े जा रहे, क्यों, क्या करो, कुछ नहीं होना है, ढंग से बात करो, बढ़िया बात करो, ठीक है। मौका लगे पत्थर वत्थर मारने का मार दो बाद में, पर सामने से बात करो। भाई तुम्हारा दुश्मन ही आ गया है, आगे तुम्हें गालियां दे जा रहा है, ठीक है, तुम इज्जत से बात करे जा रहे हो क्योंकि अमन सर ने कहा था, फिर उठाओ पत्थर मार दो, दुश्मन है तो मार दो। भाई इज्जत भी तो दम तक देंगे ना तुम। अब तुम्हारे साथ दिक्कत भी है, एक बात मैं तुम्हें बताऊं, तुम उस बात में पूरा ही मन कर लेते हो, ठीक है, कि यार सर आप बता दो कि बोर्ड की सिगरेट पीनी है सर मेरे घर वाले से, तो बता ना कि अगर देनी तो हिसाब से, सामने वाला भी उस लायक होना चाहिए ना, इज्जत महसूस कर ले ले। और बार बार बदतमीजी कर रहा है तो उसको उसी की भाषा में जवाब दो। तो ये बात बहुत जरूरी है, सामने वाले को प्रियांशु बहुत इज्जत दो और बात सुनो ध्यान से, कौन क्या बोल रहा है, काम की चीजें। हाँ बोले थे यहाँ से, और वही बात है भाई, बिगड़ गए थे इसमें थोड़ा, ठीक है। अरे तुम्हारा अलग ही चल रहा है, अब नीचे हाथ में लोग पता नहीं लगेगा, पूरी बेंच वाले में मतलब है, और इतने सीरियस होके बैठ के व्हाइट शर्ट में पता नहीं लगेगा। भाई मैं भी स्टूडेंट था, अब देख रहे कितनी बुरी हुई है, बिल्कुल सीरियस बैठ गया, साइड वाला उसका सपोर्ट करने की जल्दी नहीं करा, नहीं उसने तो नहीं टूटा, कोई बात नहीं, ये नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट
वेलोर डेकोरेशन, ये इंपॉर्टेंट है। वेलोर एक जगह है तमिलनाडु में, ठीक है। अभी रिसेंटली बैंकॉक में क्या हुआ है, बैंकॉक में 75th वो हुई थी, 75th क्या हुई है कांग्रेस में, डायबिटीज की वर्ल्ड डायबिटीज कांग्रेस कहाँ पे हुई थी, बैंकॉक में, ठीक है। इन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया, इन्होंने टाइप 5 को वो डिक्लेयर किया है। अब देखो एक पहले ये चीज है, मैंने आप लोगों को टाइप 1 डायबिटीज बताई थी, याद है? मुझे ये मजा नहीं आता, इसलिए भी है वो तो करना पड़ता है। देख टाइप 1 डायबिटीज की बात की किसके साथ होती है, अर्ली एज में, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इंसुलिन बॉडी प्रोड्यूस करती है, लेकिन क्या करती है, बहुत कम मात्रा में करती है, ठीक है। ये भी चीज जेनेटिक हो सकता है, ये जेनेटिक हो सकता है। टाइप 2 में क्या बात की थी, किसी भी एज में हो सकता है, ठीक है। और बॉडी क्या करेगी, बिल्कुल शट डाउन कर देगी, बनाना ही बंद कर देगी, ठीक है। एंड देन थर्ड की बात क्या बात की थी, जेस्टेशन, किस एज में होती है, वुमेन्स में होती है, प्रेगनेंसी के दौरान होती है, ठीक है। अब रिसेंटली इन्होंने क्या किया, इन्होंने टाइप 5 इसके अलावा पहले तो टाइप 5 करने से पहले कुछ ये देखो, एक तो ये होती है बॉडी, एक नहीं है काम की, नहीं है काम, पढ़ना सारे में देखो। एक है नियोनेटल डायबिटीज, यानी बेबी अभी वूम्ब में ही है, और वूम्ब में होने से पहले क्या हो गया उसको, मोस्ट प्रोबेबली चांस से कहते हैं कि नियोनेटल में क्या होता है कि पे ऑलरेडी ये जेनेटिक है कि मदर के थ्रू है, या फिर क्या है कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ध्यान है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, नहीं ध्यान है तो बात बता देता हूं। ऑटो इम्यून, मेरा जो इम्यून सिस्टम है उसका काम क्या है, उसका काम ये होता है कि भाई वो क्या करेगा, बाहर से कोई फॉरेन मैटर ला रहा है उसके क्या ऊपर क्या करते, अटैक करके मेरी बॉडी को। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि मेरे इम्यून सिस्टम के पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो क्या करे, वो ये पता लगा ले कि फॉरेन पार्टिकल है या मेरा खुद का पार्टिकल, ये तो डिफरेंशिएट करेगा ना। तो कई बार क्या होता है, कई बार धोखा खा जाता है, कौन, मेरा इम्यून सिस्टम। और इम्यून सिस्टम धोखा खा के क्या करता है, मेरे खुद की ही बॉडी के पार्ट्स पे क्या करने लग जाता है, अटैक करने। यानी मेरा इम्यून सिस्टम क्या करे, मेरे ही ऑर्गन पे क्या करे, अटैक गलती से, और क्या करेगा, मेरी सेल्स को किल करना स्टार्ट। दिस कंडीशन इज नोन एज ऑटो इम्यून, ठीक है। सोना नहीं, इतनी बढ़िया बीमारी बता रहा हूं, सो रहे नहीं, सोना नहीं, देखना है, ठीक है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तो ये नियोनेटल क्या हो सकता है, या तो जेनेटिक हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है। फिर मेरे पास ये है वुल्फमैन सिंड्रोम, सॉरी वुल्फ्राम सिंड्रोम। वुल्फ्राम क्या है, ये रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर। रेयर का मतलब क्या है कि 10 लाख लोगों में से एक इंसान को होगा रेयर जेनेटिक। पेरेंट्स को था, फिर बच्चों को है, जेनेटिक है, लेकिन जेनेटिक में भी क्या है, रेयर, ठीक है। एंड देन मेरे पास लाडा है, लाडा को मैं बोलता हूँ टाइप 1.5। इसमें भी क्या होता है, ऑटो इम्यून डायबिटीज हो जाती है, लेकिन पहले सब कुछ ठीक रहता है, वो उसके बाद में क्या है, इम्यून सिस्टम क्या करने लग जाता है, अटैक करने लग जाता है। एंड लास्ट मेरे पास है टाइप 3C, इसको मैं बोलता हूँ टाइप 1, टाइप 2, फिर क्या है, जेस्टेशन डायबिटीज। उसके बाद में टाइप 3C की बात करता हूँ। इसमें क्या होता है, दिस इज मेरे क्या हो जाएगा, पैनक्रियाटिक कैंसर किसी को हो गया है, क्या हो गया, पैनक्रियाटिक कैंसर। और पैनक्रियाटिक कैंसर हो जाएगा तो फिर मेरा पैनक्रियास काम करना बंद कर देगा, और मेरा पैनक्रियास का रोल क्या है, इंसुलिन जनरेट वो करना, प्रोड्यूस करना, इंसुलिन सिक्रिएट करना, और इंसुलिन सिक्रिएट नहीं होगा तो अपने आप क्या हो जाएगी,
टाइप, ठीक है। और अभी रिसेंटली इन्होंने क्या किया है, देखो टाइप 4 का नाम कुछ नहीं है, जितनी भी टाइप की है ना, टाइप 1, 2, जेस्टेशन और 5 ये कहीं घूमने मत लेके जाना, तुम्हारे लिए लेके आया कोई टाइप 4 ढूंढ लेंगे, ठीक है निशा, ठीक है, ठीक है, पता है मेरे को जगह जाके। अब देखो वापस, अब टाइप 5 क्या है, टाइप 5 को पहले टाइप जे के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, जे के नाम से। और पहले जमैका जो है कहाँ पे, कैरिबियन आइलैंड, कैरिबियन सी में वहाँ जमैका है, वहाँ पे 1955 इसको पहली बार क्या था, जे डायबिटीज के नाम से जाना जाता है, तब से लेके अभी क्या हुआ है। अब देखते हैं चीज क्या है, मान लो मुझे क्या है, मुझे मोल न्यूट्रिशन याद आ रहा है, मोल न्यूट्रिशन कौन से टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक तो अंडर न्यूट्रिशन, एक ओवर न्यूट्रिशन। अगर मुझे अंडर न्यूट्रिशन है, अंडर न्यूट्रिशन, तो अंडर न्यूट्रिशन में बॉडी में न्यूट्रिशन, अब क्या हो कि अंडर न्यूट्रिशन की वजह से मुझे क्या हो, मेरी बॉडी प्रॉपर काम ना करे, और फिर क्या हो जाए, कहीं ना कहीं मेरे पैंक्रियाज में दिक्कत आ जाए, और दिक्कत आने के बाद में देन मुझे डायबिटीज, ऐसे डायबिटीज को मैं क्या बोलूंगा, टाइप 5, यानी डायबिटीज ड्यू टू अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है। ठीक है, ये इतना ग्लूकोज करते हैं सेल्स को पूछने के लिए है, क्या बच्चों में हो सकती है, बच्चों में हो सकती है, यस, जवान में हो सकती है, सीवियर में हो सकती है। अगर मतलब सीवियरिटी के ऊपर बात है, अगर बचपन में यूं है कि हमारे अंडर न्यूट्रिशन, क्योंकि अंडर न्यूट्रिशन की कंडीशन कब आएगी, बचपन में आएगी, वेस्टिंग की आएगी, स्टैंडर्ड की आएगी, रख दो इसको, वेस्टिंग आएगी, स्टैंडर्ड की आएगी, ठीक है। देन हो सकती है या नर्वस हो सकती है, उससे के बाद इसमें टाइप, ठीक है। और क्या है, हाँ व्यांशु ज्यादा बात नहीं करते क्लास में, ब्रेन ईटिंग अमीबा, अमीबा समझते हैं, तो तुम बचपन में देखते थे ना, वो सबसे पहला डायग्राम तो तुमने बायोलॉजी में देखा, जिसको देख के डर गए थे, ये क्या प्राणी है, थोड़ा बड़ा होगा, फिर बीच से टूट के दो अलग हो जाएंगे, ये वही है, ये वही है अमीबा, ठीक है। देखते थे ना कि बड़ा हो जाएगा, फैलेगा, फिर बीच से रबड़ के जैसे खींचेगा और फिर दो में टूट जाएगा, याद आ रहा है। अच्छा देखो सब पता है तुम्हें, बस तुम भूल जाते हो, याद आ तुम्हारी कमजोरी। ये जो अमीबा है ये कहाँ मिलता है, पहली बात ये कहीं बेकार जगह पे नहीं मिलता, ये कहीं पे बेकार जगह पे ये मिलता है आपके फ्रेश फूड, और फ्रेश वाटर में भी मिलने से इसको ये खतरनाक बनाता है। कैसे खतरनाक बनाएगा भाई, अगर गंदा पानी हो तो मैं सोच लो कि भाई गंदा पानी से बच के रहो, अभी फ्रेश वाटर में रह रहा है तो मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूँ, तो मेरे जितने फ्रेश वाटर की रिवर्स हैं, जितने फ्रेश वाटर की लेक्स हैं, और जितने फ्रेश वाटर की मेरे पास पोन्ड्स हैं, वहाँ पे क्या होता है, ये बैक्टीरिया, सोइल सुपर कैसे काम, ये बैक्टीरिया मिलता है मुझे वहाँ पे, बैक्टीरिया मिलने के बाद में ये उसी से मेरी बॉडी में एंटर करता है। अब ये मेरी बॉडी में एंटर कैसे करता है, या तो मैं नहाते टाइम पानी वगैरह पी, जैसे मैं नदियों में तैर रहा हूँ, तालाब वगैरह, तो कई बार पानी वानी पी लेता हूँ, या फिर मैं क्या करूँ, फूड वगैरह खा रहा हूँ तो मेरी बॉडी में
चला गया। अभी जब मेरी बॉडी पे जाता है तो अगर ये पूरा जिंदा है तब तो कोई दिक्कत नहीं। मान लो कोई फीमेल मिली, ठीक है, और उसके पास क्या थे, एग, या फिर पानी के साथ मेरे बॉडी के अंदर क्या चले गए हैं, एग ही चले गए। अब मेरे बॉडी में होना क्या चाहिए था, ये ध्यान से सुनो, इतना कमाल का फिनोमेना हो रहा है। होना क्या चाहिए था कि HCl उसको डिस्ट्रॉय कर, यही होना चाहिए था भाई। जो HCl में जाएगा स्टमक में जाएगा, लेकिन HCl क्या करता है, उस एग की ऊपर वाली सेल को डिसोल्व कर देता है, और जैसे ऊपर वाली सेल डिसोल्व होती है तभी असली खून स्टार्ट होता है। क्योंकि लार्वा का जैसे एग का जो आउटर सेल है वो क्या हो गया है, टूट गया है, तो अंदर से क्या होगा, लार्वा निकलेगा, और वो लार्वा फिर क्या करेंगे, बॉडी के साथ चले जाएंगे। और उन लार्वा में जैसे वो मुझे AMR एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस में बनाया था ना, उसी शेप के होते हैं अमीबा, ठीक है। और उनके ऊपर क्या होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं, जो टेंटिकल्स तो उनकी मूवमेंट में काम आती है। माउथ के लिए क्या बोलेंगे, टेंटिकल्स जो होती है वो उनकी मूवमेंट के लिए काम करते हैं, ठीक है। लेकिन उनके माउथ के ऊपर जैसे मतलब जो माउथ के लिए होते हैं, खाने के लिए होते हैं, पर वो होते हैं कैसे, डंडों की फॉर्म। जो मैं टेंटिकल्स वर्ड यूज कर रहा हूँ वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मूवमेंट के लिए हेल्प काम आते हैं, लिप्स की तरह का होता है, ठीक है। तो टेंटिकल्स वर्ड यूज होते हैं ना। तो अब क्या है कि वो आपके स्टमक उसमें जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा। वो क्या करते हैं, वो आपके इंटेस्टाइन को तोड़ देते हैं। जहाँ पे आपका फूड अब्जॉर्ब होता है वो उस जगह को खा जाते हैं, और जैसे उस जगह को खाएंगे, खाने के बाद क्या करते हैं, आपके फूड के साथ आपके ब्लड में चले जाते हैं। खाना कौन लेके जाएगा, आपके इंटेस्टाइन से। आपकी आंत से खाना कौन लेके जाएगा, ब्लड लेके जाएगा। और आपकी आंत में खाना क्या होता है, अब्जॉर्ब होता है, और अब्जॉर्ब होने के बाद में क्या होगा, ब्लड में जाएगा। और वो खाने के साथ साथ क्या होते हैं, ब्लड में चले जाते हैं। ब्लड में जाने के बाद बॉडी लेवल दे विल गोज टू योर ब्रेन। अब बात ये है कि सब दिल में भी रुक सकते थे, दिमाग में क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिल में जगह है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी बैठे हैं, ठीक है, यही बात है। नहीं, ये बात नहीं, दिल में उसलिए भी रुकते हैं क्योंकि ब्रेन का मेरा एरिया क्या रहता है, उनको ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा में ब्लड हो और टेम्परेचर क्या रहे, ज्यादा है एज कम्पेयर टू। तो क्या करता हूँ मैं, ब्रेन, एक तो ब्रेन में क्या रहती है, सबसे मैक्सिमम अमाउंट में ब्लड की सप्लाई रहती है। दूसरा क्या है, मेरा टेम्परेचर जो है बॉडी में वो मेंटेन रहता है, तो उनके सर्वाइव करने के लिए मेरा ब्रेन। अब जब तक वो जिंदा रहे, अब वो क्या करेंगे, मेरी ब्रेन की शक्ल में जाके चिपक जाते हैं, आराम से रहते हैं, खून पीते हैं, दिमाग खाते हैं मेरा, ठीक है। मतलब मेरा क्यों खाएंगे भाई, मेरे से नीचे ऐसी बीमारी, जिसके भी दिमाग में चले गए बीमारियाँ, दिमाग खाएंगे, कुछ दिक्कत नहीं होती। और वो क्या करते हैं, अब मेरी इम्यूनिटी क्यों क्या कर रही है भाई, इम्यूनिटी को भी कुछ करना चाहिए, वो क्या करते हैं, वो एक कवर, हाँ वो एक क्या करते हैं, कवर बना लेते हैं, एक बबल बना लेते हैं अपने ऊपर। जैसे दिमाग में, जैसे अगर ब्रेन की शक्ल है, ब्रेन की शक्ल के ऊपर क्या करेंगे, चिपक जाएंगे, चिपक के क्या करेंगे, ऊपर एक बबल बना लेंगे, एक गुब्बारे की शेप। वो बबल क्या करेंगे, जैसे तुमने गेम खेला है ना, जिसमें घर बनाते थे, अटैक करते थे, कौन सा गेम था, शील्ड का मतलब बोलते हो, शील्ड, एक शील्ड बना लेते हैं बबल की। मेरे इम्यून सिस्टम को लगता है, और वो शील्ड किस लिए होती है, वो मेरी बॉडी के प्रोटीन से ही बनाते हैं। पहले वो क्या करेंगे, खाएंगे दिमाग से, और जो मेरी बॉडी के प्रोटीन होंगे उन्हीं से क्या बनाएंगे, शेल की कवर बनाएंगे, शील्ड बनाएंगे, बबल बनाएंगे। तो मेरे इम्यून सिस्टम को क्या लगेगा कि भाई ये तो मेरी बॉडी का पार्ट है, और इम्यून सिस्टम क्या करेगा, मेरा। अब वो आराम से मेरा दिमाग खा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, समस्या ठीक है, लेकिन समस्या स्टार्ट होगी उसके बाद में, तब जब वो मरते हैं। जब वो क्या करते हैं, वो मरेंगे, तो मरना ही, वो मरेंगे, एंड मरने के बाद बॉडी लगता वही रहना। उसके बाद उसकी शील्ड ब्रेक होगी, और फिर क्या करेगा, फिर मेरा इम्यून सिस्टम उन पे, और जैसे मेरा इम्यून सिस्टम अटैक करेगा, फिर वो डिफरेंशिएट नहीं करेगा ब्रेन के बीच में, ब्रेन के सेल्स के बीच में, और इसके बीच में अमीबा की डेड बॉडी के बीच में। और वो क्या करेगा, फील करना स्टार्ट करेगा, फिर मुझे ब्रेन इंसेफेलाइटिस हो जाएगा, जापानीज इंसेफेलाइटिस की जैसे सिचुएशन आ जाएगी, दिमाग की बुखार टाइप, और फिर डेथ भी हो सकती है, ठीक है। हाँ कंफर्म है, डेथ होगी कंफर्म, ठीक है।
अब ब्रेन ईटिंग अमीबा होगा। अब समस्या क्या थी, क्या ये अब का ये नहीं अटेंडेंस नहीं मिलेगी, बैठ जाओ टाइम से आएगा। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि ये जो ब्रेन ईटिंग अमीबा है इसकी जो टेस्टिंग होती थी वो टेस्टिंग होती थी कहाँ पे, चंडीगढ़ में। यानी आपकी बॉडी से क्या है, सैंपल आया, आपने सैंपल दिया है, वो सैंपल कहाँ आएगा, केरला से चल के चंडीगढ़ आएगा और चंडीगढ़ में उसकी टेस्टिंग होगी और फिर वो पे सैंपल वापस जाएगा। तो अभी रिसेंटली क्या किया है, रिसेंटली केरला ने क्या कर लिया है, नई डायग्नोस्टिक्स की रैपिड टेस्ट किट बनाई, ये कमाल। और ये रैपिड टेस्ट किट क्या करेगी, ये वहीं पे भी डिटेक्ट करेगी। जैसे कोरोना में टेस्ट किट आई थी, आप घर पे बैठे ही पता कर सकते हो, वरना फिर क्या रैपिड टेस्ट किट, ठीक है, ये बता सकते। ये न्यूज़ में था, पता लग क्या क्या है ब्रेन ईटिंग अमीबा, और भी कुछ है नहीं, नोज वगैरह सब ठीक है, ये नॉर्मल अमीबा से अलग होता है। वैरायटी ना, टाइप नॉर्मल है तो अमीबा, जैसे हम सब भी इंसान हैं, लेकिन हम सब भी तो अलग अलग है। ब्रेन ईटिंग अमीबा, ठीक है, चलो बाकी बात। किसी को कोई डाउट है मेडिसिन और एंटीबायोटिक किसमें?